1799 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद नेपोलियन पूरे फ्रांस का डिक्टेटर बन गया। एक तरफ फ्रांस की गद्दी हाथ में आई तो दूसरी तरफ नेपोलियन बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ को कॉन्कर करके यूरोप का बादशाह बनना चाहता था, जो कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के मोनार्क को मंजूर नहीं था। दरअसल जैसे ही फ्रांस में मोनार्की को ख़त्म किया गया, वैसे ही बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ फ्रांस को दुश्मन समझ बैठे। उन्हें डर था कि कहीं उनके कंट्रीज़ की आवाम मोनार्क के ख़िलाफ़ खड़ी ना हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम नेपोलियन बोनापार्ट को डिस्कस करेंगे। नेपोलियन ने सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया और जल्द ही फ्रांस की नई गवर्नमेंट के अंडर फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन किया। जैसे ही फ्रांस में मोनार्की ख़त्म हुई तो बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ फ्रांस पर हमला करने लगे। 1794 में फ्रांस की आर्मी ने नेपोलियन को वार ऑफ टोलन में भेज दिया, जहां की आवाम फ्रेंच आर्मी की बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी और इस वक्त नेपोलियन आर्मी के कैप्टन थे और इस वार को नेपोलियन ने इजीली जीत लिया। ठीक एक साल बाद नेपोलियन को पर्शिया भेज दिया और इस तरह फ्रांस के अलावा बाकी कंट्रीज़ में भी नेपोलियन का बोलबाला हुआ। 1792 से 1797 तक फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया में कई वार्स हुई, लेकिन जब नेपोलियन ने इटली को डिफीट किया तो उसे बहुत ज़्यादा फेम मिली। और अब 1799 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को धमकाने की कोशिश की। इन दिनों ऑस्ट्रियन एम्पायर को यूरोप के बड़े एम्पायर्स में समझा जाता था और इस तरह नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के दरमियान लड़ाई 1805 में हुई। इसमें नेपोलियन ने अपने 40,000 सिपाहियों के साथ ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया। इस जंग में ऑस्ट्रिया को काफ़ी नुकसान पहुंचा और इस तरह उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ऑस्ट्रिया अभी भी फ्रांस के खिलाफ साजिशें करता रहा। ये मुल्क दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर अलायंस बनाकर फ्रांस पर अटैक करता रहा, लेकिन इस वक्त तक नेपोलियन ने कई कंट्रीज़ को अपने अंडर कर लिया था। साथ ही साथ ब्रिटेन के साथ भी एक पीस ट्रीटी पर साइन किया। 1803 के बाद नेपोलियन ने यूरोप के बाकी कंट्रीज़ के खिलाफ कई जंगें लड़ी, जो अलायंस बनाकर फ्रांस पर हमला करते थे। उन्हें लगता था कि अगर नेपोलियन को नहीं रोका तो वो पूरे यूरोप का डिक्टेटर बन जाएगा। नेपोलियन के सामने सबसे बड़ी रुकावट थी ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और रशिया का गठबंधन। अब 1805 में फ्रांस और स्पेन दोनों ने मिलकर ब्रिटेन पर हमला करने का प्लान बनाया। ब्रिटेन नेवल फोर्स उस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक फोर्स मानी जाती थी, जिसे हराना किसी के बस में नहीं था। लेकिन नेपोलियन ने उन्हें अटलांटिक ओशन में स्पेन के पास ट्रेफलगार में घेर लिया और यहाँ ब्रिटिश नेवल फोर्स और फ्रेंच कोएलिशन फोर्स के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई हुई, लेकिन इसमें ब्रिटिश आर्मी की ही जीत हो जाती है और इस लड़ाई को वार ऑफ थर्ड कोएलिशन का नाम दिया गया, जिसमें नेपोलियन को ब्रिटिश के हाथों नाकामी मिली। नेपोलियन उस वक्त वार ऑफ थर्ड कोएलिशन में ही उलझा हुआ था कि रशिया और ऑस्ट्रिया ने भी फ्रांस पर हमला कर दिया। उन्हें लगा कि नेपोलियन इस बार हार जाएगा, लेकिन नेपोलियन ने सीधा जर्मनी का रुख किया और वहाँ से अपनी आर्मी को डिवाइड करते हुए ऑस्ट्रिया और रशिया पर अटैक किया, जिसमें नेपोलियन ने दोनों को हरा दिया। लेकिन इसके बाद ही ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के साथ ट्रीटी ऑफ प्रेसबर्ग साइन किया और वेना को नेपोलियन को सौंप दिया। जैसे ही ऑस्ट्रिया और रशिया को नेपोलियन ने हराया, वो दुनिया का सबसे पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ। 1810 आते आते नेपोलियन ने कई मुल्कों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, लेकिन ब्रिटिश से नेपोलियन की रिवेलरी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। नेपोलियन को फ्रांस की इकोनॉमी को बूस्ट करना था और इंडियन ओशन में ब्रिटेन की बढ़ती ताकत को ख़त्म करना था। अब तक फ्रांस के कब्ज़े में सिर्फ मॉरिशस आइलैंड ही रह गया था, जिसे बेस बनाकर नेपोलियन हमेशा ब्रिटेन से लड़ाई करता था। ऐसे में नेपोलियन ने फिर अपना ध्यान ब्रिटेन की तरफ किया। इस बार उसने पहले ही यूरोप के कई सी पोर्ट्स को इन्वेड किया ताकि इन स्टेट्स को इकोनॉमिकली कमज़ोर किया जाए। फ्रांस ने मॉरिशस आइलैंड में अपनी हेवी आर्मी लगा दी ताकि ब्रिटेन का इंडिया और बाकी कॉलोनीज से कनेक्शन काट दिया जाए। अब मॉरिशस को बेस बनाकर फ्रांस ने ब्रिटेन के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसमें पहले तो फ्रांस को जीत होती है, लेकिन बाद में ब्रिटेन की नेवल फोर्स आकर फ्रांस को इस जंग में घेर लेती हैं और फ्रांस को एक बार फिर से हार हो जाती है। इस लड़ाई में फ्रांस का इकलौता पोर्ट जो इंडियन ओशन में था, वो भी ब्रिटेन के कब्ज़े में आ जाता है। अब नेपोलियन को लगता है कि ब्रिटिश आर्मी को हराना बहुत मुश्किल है। नेपोलियन सोचता है कि अगर रशिया को जीत लिया जाए तो फ्रांस की इकोनॉमी बूस्ट होगी। अब इन लड़ाइयों को देखते हुए रशिया अपने आप को यूरोप से अलग कर लेता है कि शायद अब फ्रांस उन पर हमला ना करे और अब नेपोलियन 1812 में अपने 5 लाख सिपाहियों को लेकर रशिया पर अटैक करता है, क्योंकि नेपोलियन को लगता है कि इसकी जीत होकर रहेगी।
लेकिन रशिया ने दूसरा ही आइडिया लगा रखा था। उनकी आर्मी नेपोलियन से वॉर करने के बजाय रशिया के इंटीरियर इलाकों में जा छुपी। ऐसे में नेपोलियन की आर्मी बेधड़क रशिया के इलाकों को कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही थी। नेपोलियन ने रशिया में बर्फ़ गिरने के बावजूद इन्वेजन जारी रखी और मॉस्को जीतकर ही दम लिया। जैसे ही नेपोलियन की आर्मी ने मॉस्को जीता तो रशियन आर्मी ने रिटेलिएट कर दिया और अब नेपोलियन के आधे से ज़्यादा सिपाही ठंड की वजह से मर चुके थे। 5 लाख में से अब सिर्फ 1 लाख सिपाही जिंदा वापस लौटे और इस जंग में भी नेपोलियन को बुरी तरह शिकस्त हुई। अब तक नेपोलियन ब्रिटिश के अलावा किसी से नहीं हारा था। ऐसे में रशियन आर्मी एक मजबूत फोर्स बनकर उभरी। नेपोलियन की कमजोरियां पूरे यूरोप को पता चल रही थी। अब ऑस्ट्रिया, जो फ्रांस का सबसे पुराना दुश्मन था, उसने बाकी कंट्रीज़ के साथ मिलकर फ्रांस पर अटैक करने का प्लान बनाया। 1813 में जर्मन स्टेट्स ने रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और स्वीडन के साथ मिलकर फ्रांस पर अटैक किया तो नेपोलियन बुरी तरह हार गया और इसके बाद फ्रांस पर कोएलिशन फोर्स ने कब्जा कर लिया और नेपोलियन को फ्रांस से एग्जाइल दे दिया गया। उसके बाद अलाइड फोर्सेस ने फ्रांस में दोबारा से मोनार्क स्टेब्लिश की। नेपोलियन को एग्जाइल के तौर पर आइलैंड ऑफ एल्बा भेज दिया गया, लेकिन 1815 में नेपोलियन एल्बा से भागकर फ्रांस पहुंच गए, जहां अभी भी उसके काफ़ी सपोर्टर मौजूद थे। नेपोलियन के आते ही नए किंग को वहां से जाना पड़ा। नेपोलियन के वापस आते ही बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की हालत ख़राब हो गई। ऐसे में ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ने एक कोएलिशन फोर्स बनाई। इधर नेपोलियन ने भी अपनी आर्मी बनानी शुरू कर दी। नेपोलियन ने अब 1815 के जून में सबसे पहले बेल्जियम पर हमला किया। उसके बाद बढ़ते हुए नेपोलियन ने प्रूशिया को बैटल ऑफ लिग्नी में भी हरा दिया। अब फिर से उसे भरोसा हो गया कि वो दोबारा से सब कुछ जीत सकता है, लेकिन बैटल ऑफ वाटरलू में उसे हार का सामना करना पड़ा। ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी वार साबित हुई। इसके बाद नेपोलियन को सज़ा के तौर पर सेंट हेलन के आइलैंड पर भेज दिया गया, जहां 5 मार्च 1821 को उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया। नेपोलियन दुनिया से तो चला गया, लेकिन फ्रांस की आवाम के दिलों से ये कभी नहीं गया। उनके लिए नेपोलियन एक लेजेंड बन गया जो पूरी दुनिया को जीतने की ताकत रखता था। नेपोलियन बोनापार्ट की ज़िंदगी आज भी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि नेपोलियन का नाम दुनिया के सबसे पावरफुल एम्परर में लिया जाता है।